हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 11 जून और 12 जून 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। पिछले 3-4 दिनों से लर्निंग बुक पे करंट अफेयर के वीडियोस को अपलोड नहीं किया जा सका है, तो आपको सारे वीडियोस कवर कराए जाएंगे लर्निंग बुक पे करंट अफेयर के। उससे रिलेटेड आपको कोई भी वीडियोज छोड़ा नहीं जाएगा करंट अफेयर से रिलेटेड। अब क्या है कि यूपीएससी की ऑफिशियल डेट अनाउंस हो चुकी है। लर्निंग बुक पे करंट अफेयर के अधिक से अधिक क्वेश्चन के माध्यम से आपको सब कुछ कवर कराया जाएगा। कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के लिए एक अलग वीडियोस प्रोवाइड कराया जाएगा। यूपीएससी एग्ज़ाम में कोविड-19 से रिलेटेड मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है ही है। और यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे यूपी पीसीएस की डेट 2020 के प्री की डेट को अनाउंस कर दिया है। साथ ही साथ यूपी पीसीएस का जो एआरओ का एग्ज़ाम 2016 में कैंसिल हुआ था उसकी भी ऑफिशियल डेट को अनाउंस कर दिया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यूपी पीसीएस यूपी का जो स्पेशल करंट अफेयर है, मतलब जो यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर है, उसके एक अलग, उसको पूरा यूपी का करंट अफेयर, पिछले 1 साल का करंट अफेयर एक अलग वीडियो में कवर कराया जाएगा आप सभी को। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के लिए। बस आपको वीडियोस को अधिक से अधिक बार देखना है और उसे याद रखना है। साथ ही साथ लर्निंग बुक की फैमिली को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करना है। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू की गई हैशटैग आई कमिट पहल किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की अध्यक्षता में हुई? आई कमिट पहल की अध्यक्षता जिस कंपनी ने की उसका नाम है एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड, EESL, एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड ने। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली कंपनी है। और इस आई कमिट हैशटैग आई कमिट की पहल का जो उद्घाटन किया वो हमारे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह द्वारा किया गया। इस हैशटैग आई कमिट का जो प्रमुख उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था भविष्य में सुलभता से लोगों को ऊर्जा को उपलब्ध कराया जा सके। इसके अंतर्गत वर्तमान बिजली प्रणाली के साथ ही साथ अभिनव सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों की भी ओर लोगों का ध्यान केंद्रित करना था। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अगर बात करें तो कर्नाटक पूरे भारत में पहले स्थान पे है सौर ऊर्जा प्रोडक्शन पे, दूसरे स्थान पे तेलंगाना है और तीसरे स्थान पे राजस्थान है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो चाइना सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया और इस वर्ष जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी वो थी जैव विविधता। जैव विविधता थीम के साथ इस वर्ष का विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया और प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ही मनाया जाता है। EESL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो 4 कंपनियां हैं उनकी सहायक कंपनियां हैं। कौन कौन सी 4 कंपनियों की सहायक कंपनियां? EESL यानी कि एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन चारों कंपनियों की सहायक कंपनी है EESL। EESL के जो MD हैं वो राजीव शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने NCS पोर्टल के माध्यम से मुफ्त ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण देने के लिए TCS आयन के साथ भागीदारी की है? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण देने के लिए TCS आयन के साथ भागीदारी की है। ये जो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने TCS आयन के साथ भागीदारी की है, इसमें NCS पोर्टल के माध्यम से मुफ्त ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण को दिया जाएगा। NCS का क्या फुल फॉर्म है? NCS है नेशनल कैरियर सर्विस। इसके अंतर्गत जो जॉब सीकर हैं, जो लोग रोजगार को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए कुल 9 मॉड्यूल्स हैं, जिनमें बायोडाटा प्रिपेयर करना, मौखिक और लिखित रूप से कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना, ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना, टेलीकॉल पर कैसे बिहेव करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। होता क्या है कि जो लोग रोजगार ढूंढते हैं वो किसी कंपनी में अगर रोजगार के लिए जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने बायोडाटा को एक इफेक्टिव तरीके से लिख के कंपनी के लिए पेश करना होता है, ताकि कंपनी उन्हें इंटरव्यू के लिए बुला सके। अगर उनका बायोडाटा ही इफेक्टिव नहीं दिखेगा कंपनी को तो फिर वो बुलाएंगे नहीं। तो इसके लिए ही
एनसीएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें बायोडाटा को कैसे प्रिपेयर करना है, इसके लिए भी लोगों को, जो जॉब सीकर हैं, उनको क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा कि बायोडाटा कैसे प्रिपेयर करें। फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू फेस करना होता है, तो इंटरव्यू के लिए मौखिक और लिखित दोनों तरीके से कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए भी इस ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया जाएगा कि कैसे मौखिक और लिखित दोनों तरीके से अपने स्किल को इम्प्रूव करें। अब कम्युनिकेशन स्किल जो होती है उसको कैसे इम्प्रूव करें। फिर प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना, अपना कोई चीज़ आप प्रेजेंटेशन कैसे प्रिपेयर करके सामने वाले को अपने ओर आकर्षित कर सके, कैसे अट्रैक्ट करें अपने जॉब के लिए, इसके लिए भी आपको प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन की भी लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। टेलीकॉल पर कैसे, कई सारी कंपनियां क्या करती हैं, इंटरव्यू को टेलीफोन पे लेती हैं, तो उसके लिए भी प्रिपेयर किया जाएगा, लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से। इसमें रोजगार और श्रम मंत्रालय ने टीसीएस आयन के साथ भागीदारी की है। टेलीकॉल के पे भी कैसे बिहेव करना है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में एनसीएस पोर्टल यानी कि नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। हमारे श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बरेली है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन को किस राज्य में लागू करने के लिए 445 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी है। जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए 445 करोड़ रुपए दिया है छत्तीसगढ़ को जल शक्ति मंत्रालय ने। जल जीवन मिशन क्या है, देखिए अगस्त 2019 में एक मिशन, एक जो है योजना लागू की गई केंद्र सरकार द्वारा। इसमें इस योजना के अंतर्गत 2024 तक रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में प्रत्येक घरों में पाइप्ड वाटर सप्लाई यानी कि पाइप के थ्रू वाटर सप्लाई पहुंचना आने की ये योजना है जल शक्ति मंत्रालय की। 2024 तक इस योजना को पूरा करने का भी लक्ष्य रखा गया है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जोधपुर राजस्थान है। छत्तीसगढ़ में के लिए अभी जो रिलीज किया गया 445 करोड़ रुपए रिलीज किया गया। मेघालय के लिए 175 करोड़ रुपए, बिहार के लिए जो रिलीज हुआ है ये है 1832 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ के लिए आपको बता ही दिया गया है 445 करोड़ रुपए। उड़ीसा के लिए 812 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश के लिए 255 करोड़ रुपए, असम के लिए 1407 करोड़ रुपए रिलीज किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। जम्मू कश्मीर के लिए 680 करोड़ रुपए, हरियाणा के लिए 290 करोड़ रुपए अप्रूव किया है। फरवरी 2020 में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था टोटल 11,500 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2021 का जब बजट आया था उसी दौरान 11,500 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन को दिया था। अपने भाषण के दौरान भी बताया था हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कि जल जीवन मिशन के लिए कुल 11,500 करोड़ रुपए रिलीज किया गया है। उसी 11,500 करोड़ रुपए से ये सारी राशियां दी गई विभिन्न राज्यों को। जल जीवन मिशन का जो डेडलाइन है ये 2024 है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक घरों में, वो अर्बन हो या फिर रूरल हो यानी ग्रामीण क्षेत्र का मकान हो या फिर शहरी क्षेत्र का मकान हो, प्रत्येक घरों में पाइप्ड वाटर सप्लाई का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने अतिरिक्त लघु वनोपज MFP वस्तुओं के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा की है। हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब लोग यानी कि जनजातीय लोग जो कि वनों में रहते हैं उनके लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जनजातीय लोगों के लिए सबसे पहले जो घोषणा की गई थी ये 2011 में की गई थी। उसमें 23 अतिरिक्त वनोपज जो कि वन की उपज है उनको जो है अभी ऐड किया गया है 2011 में जो MSP की गई थी उसमें, यानी कि पहले 2011 में कुछ वनोपज के लिए किया गया, अभी जो किया गया 23 अतिरिक्त वनोपज जो लघु वनोपज हैं उनको भी MSP में शामिल किया गया। MSP क्या है? MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि गवर्नमेंट कहती है कि इससे कम में हम आपके सामान को नहीं खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो स्थानीय व्यापारी हैं वो जो जनजाति है, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, उनका शोषण नहीं कर सकेंगे कि हम तुम्हारे वनोपज को इतने कम दाम में खरीद रहे हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एक फिक्स प्राइस पे खरीदने को रेडी है तो कोई
कम दाम में उसे स्थानीय व्यापारियों को नहीं बेचेगा। इससे क्या होता है कि एक फिक्स प्राइस, उनको मिनिमम प्राइस जो होती है वो मिलती ही मिलती है। तो वनों की उपज की 23 वस्तुओं के बढ़ाने के बाद अब जो एमएसपी वस्तुओं की संख्या है वो 50 से बढ़ के 73 हो गई। 2011 में एमएसपी के लिए 50 वस्तुओं को चुना गया था जो कि वनोपज थे। अब 23 और अतिरिक्त को चुना गया, यानी कि अब टोटल 73 वनोपज को क्या किया गया है, एमएसपी में शामिल कर लिया गया है। 2011 में जब एमएसपी जनजातीय लोगों के लिए वनोपज के लिए पहली बार लाई गई तो टोटल 50 वस्तुओं की, यानी कि जो 50 वस्तु वन में पैदा होते थे उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा गवर्नमेंट ने की थी। अब 23 अतिरिक्त वस्तुओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, यानी अब टोटल कितने हो गए, टोटल 73 वनोपज को अब एमएसपी में शामिल कर लिया गया है। इसके अंतर्गत काला चावल, जिसको हाओ चावल कहते हैं, ये मणिपुर का है। मणिपुर के जो नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में उगाया जाता है, इसे वहाँ का के लिए जीआई टैग भी गवर्नमेंट ने दिया है। जौहर राइस, वन तुलसी का जो बीज होता है उसे भी अब एमएसपी में शामिल कर लिया है। वन जीरा होता है, इसे भी एमएसपी में शामिल कर लिया गया है। इमली के बीज को भी, जनजातीय लोग इमली लगाते हैं और उसके बीज को भी अब क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया है एमएसपी में। तो इस तरीके से कुल 73 वस्तुओं को एमएसपी में अब हो गई हैं, क्योंकि पहले 50 थी, अभी 23 अतिरिक्त वस्तुओं को एमएसपी में शामिल किया गया है। इससे क्या होगा कि हमारे देश की जो जनजातीय पॉपुलेशन है उनको अपने उपज की एक मिनिमम राशि तो प्राप्त ही होगी और स्थानीय व्यापारियों द्वारा इनका शोषण नहीं किया जा सकेगा कि हम तुम्हारे वस्तु को इतने कम दाम में खरीदेंगे। हमारे आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है ये खंटी झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने व्यक्तिगत प्रतिबंधों, यात्रा प्रतिबंधों और हथियारों के प्रतिबंधों को मई 2021 तक बढ़ा दिया है? मई 2021 तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने व्यक्तिगत प्रतिबंधों, यात्रा प्रतिबंधों और हथियार के प्रतिबंधों को बढ़ाया है दक्षिणी सूडान के ऊपर। यूनाइटेड नेशन ने दक्षिणी सूडान में शांति समझौते को लागू कराने के साथ ही साथ साउथ सूडान की शांति प्रक्रिया जो चल रही है उसके विकास को और भी प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये सारे सैंक्शंस, ये सारे प्रतिबंध 2021 तक बढ़ा दिए हैं। साउथ सूडान में गृह युद्ध में लगभग 40 लाख लोग मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए। ये 40 लाख लोग नहीं, लगभग 4 लाख लोग मारे गए और लाखों लोग इस गृह युद्ध में, जो साउथ सूडान में गृह युद्ध हुआ उसमें विस्थापित हुए। इसी को देखते हुए अब वहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, शांति प्रक्रिया बहाल हो रही है। इन्हीं सबको देखते हुए शांति प्रक्रिया में कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो, इसी के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने व्यक्तिगत प्रतिबंध, यात्रा प्रतिबंध और हथियारों पे प्रतिबंध लगा था वहाँ पे साउथ सूडान में, क्योंकि वहाँ पे गृह युद्ध हुआ था। तो गृह युद्ध को समाप्त कर शांति प्रक्रिया बहाल करने के उद्देश्य से प्रतिबंध लगाया गया था। तो अब इस प्रतिबंध को मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। जो साउथ सूडान में गृह युद्ध हुआ था इसमें लगभग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 लाख लोग मारे गए थे और लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित होकर दूसरी जगह पे विस्थापित हो गए थे, क्योंकि उनके घरों के आसपास का माहौल अच्छा नहीं था और गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। साउथ सूडान की राजधानी जुबा है और यहाँ की करेंसी साउथ सूडान पाउंड है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसमें जो सदस्य हैं ये कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें से कुल 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं ये प्रत्येक 2 वर्ष पे परिवर्तित होते रहते हैं और जो 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य हैं ये हैं यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ही ब्रिटेन है, यूएसए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 2 हो गए, तीसरा है चाइना, चौथा है रशिया और 5वां है फ्रांस। यानी कि ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, फ्रांस और चाइना, ये 5 यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। इन अस्थायी सदस्यों की जो मेंबरशिप होती है ये प्रत्येक 2 साल के लिए होती है। इन्हें
जनरल असेंबली द्वारा इलेक्ट किया जाता है। प्रेजेंट में भारत अस्थायी सदस्य भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये जो प्रपोजल था साउथ सूडान में प्रतिबंध को मई 2021 तक बढ़ाने का, ये प्रपोजल रखा था अमेरिका ने। इसके फेवर में कुल 15 सदस्य हैं, तो 12 वोट इसके फेवर में गए थे, जबकि 3 वोट रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का इसके अगेंस्ट में गया था, जिसमें से रशिया, चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर हैं, और प्रेजेंट टाइम में साउथ अफ्रीका इसका जो है नॉन परमानेंट मेंबर है। तो यानी कुल 3 वोट इसके अगेंस्ट में गए थे इस प्रपोजल के, और 12 वोट क्या हुए थे, इसके फेवर में आए थे। इस प्रपोजल को किसने रखा था? इस प्रपोजल को रखा था यूएसए ने, अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए उद्योग और व्यापार मंडल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? उत्तर प्रदेश ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योग और व्यापार मंडल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उत्तर प्रदेश में कुल लगभग 32 लाख माइग्रेंट वर्कर कोविड-19 पैंडेमिक के कारण अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश में वापस आए हैं। इनमें से कुछ कुशल हैं, कुछ कुशल कारीगर हैं और कुछ अकुशल कारीगर हैं। इनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के एमएसएमई सेक्टर में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योग और व्यापार मंडल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इनमें से लगभग कुल 20 लाख कुशल मजदूर और अकुशल मजदूरों को रोजगार मिलने की संभावना है। क्या है कि 32 लाख में से अगर इसके थ्रू जो है उद्योग व्यापार मंडल के इस समझौते के थ्रू 32 में से कुल 20 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने माइग्रेंट लेबर के लिए एक आयोग का भी गठन किया है। जो प्रवासी श्रमिक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके लिए एक आयोग को भी गठन कर दिया है जो प्रवासी मजदूर के हितों की देखभाल करेगा। ये आयोग का क्या कार्य होगा कि ये प्रवासी मजदूर के हितों की देखभाल करेंगे। इनके बच्चों के लिए स्कूल, सभी प्रवासी मजदूरों का लाइफ इंश्योरेंस, साथ ही साथ इनके रोजगार की व्यवस्था करना इस आयोग का प्रमुख कार्य होगा। और इसी तरीके से एक अभियान चलाया, एक योजना चलाई स्वदेश नाम से केंद्र सरकार ने। ये योजना केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त पहल थी। स्वदेश योजना के तहत जो भी लोग वंदे भारत अभियान के तहत फ्लाइटों से भारत में लाए गए, उनकी मैपिंग की गई कि ये किस काम में इनको दक्षता हासिल है, यानी किस काम को ये बहुत ही अच्छे कुशल तरीके से कर सकते हैं। और फिर इस डेटा को, पूरा डेटा एक बनाया गया और इस डेटा को अलग अलग कंपनियों को प्रोवाइड करा दिया गया कि इतने लोग भारत वापस आए हैं और इनको क्या है कि आप इस सेक्टर में अपने यहाँ पे जॉब दे सकते हैं। तो ये करा कौन? क्या हुआ कि देखिए, जब कोविड-19 पैंडेमिक हुआ तो 3 अभियान भारत ने चलाए अपने देशवासियों को अपने देश में वापस आने के लिए। इसमें से पहला अभियान था एक वंदे भारत। वंदे भारत के तहत क्या था कि फ्लाइटों के जरिए लोगों को जो विदेशों में फंसे थे उनको अपने देश में वापस लाने की प्रक्रिया की गई, जिसमें से कुल 63 उड़ानों द्वारा 20,000 से अधिक लोगों को अपने देश वापस लाया गया। साथ ही साथ जो मालदीव की राजधानी माले में जो लोग फंसे थे उन्हें समुद्र सेतु के जरिए अपने देश भारत वापस आए लगे। इनकी संख्या लगभग 1200 के करीब थी। और जो अपने ही देश में किसी दूसरे राज्यों में फंसे थे, अपने गृह राज्य में नहीं थे और कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान वो किसी दूसरे राज्य में फंस गए थे, उनके लिए सरकार ने श्रमिक एक्सप्रेस चलाया था। तो जो वंदे भारत अभियान चलाया गया जिसमें फ्लाइट के जरिए लोगों को अपने देश वापस लाया गया, इनकी एक मैपिंग की गई कि कौन से क्षेत्र के कितने लोग भारत वापस आ रहे हैं, यानी कि इनको किस क्षेत्र में कुशलता हासिल है, उसके हिसाब से उनके डेटा को अलग अलग कंपनियों को प्रोवाइड करा दिया गया। रोजगार सेतु, इन्हीं प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु नाम का अभियान चलाया मध्य प्रदेश सरकार ने। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रवासी श्रमिकों के लिए चलाया उत्तराखंड सरकार ने। तो रोजगार सेतु मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 काम किए। एक तो माइग्रेंट लेबर के लिए क्या किया, इनके लिए एक आयोग का गठन किया जो कि इनके हितों की रक्षा करेगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने
उद्योग और व्यापार मंडल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ताकि इनको रोजगार प्रदान करने में आसानी हो सके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के सेवा प्रदाता पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति का नाम बताइए। IBBI ने अपनी सलाहकार समिति को रीऑर्गेनाइज किया है। इसके नए अध्यक्ष हैं TV मोहनदास पाई। ऑप्शन बी TV मोहनदास पाई IBBI के नए सलाहकार समिति, जो सलाहकार समिति है उसके नए अध्यक्ष हैं। TV मोहनदास पाई मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के भी अध्यक्ष हैं। IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया भारतीय को हिंदी में भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड कहते हैं। देखिए क्या है इनका काम, इंसॉल्वेंसी का मतलब समझते हैं, फिर बैंक्रप्सी का मतलब समझते हैं, तो काम अपने आप काफ़ी हद तक समझ में आएगा। देखिए इंसॉल्वेंसी क्या होता है कि कोई व्यक्ति ने लोन लिया और वह, ये सही बात है कि वह व्यक्ति लोन चुकाने में असमर्थ है, तो उसके लिए क्या टर्म यूज होगा, उसके लिए टर्म यूज होगा इंसॉल्वेंसी, यानी कि लोन चुकाने में रियल में असमर्थ व्यक्ति को इंसॉल्वेंसी टर्म से बुलाया जाएगा। बैंक्रप्सी बोर्ड क्या है, कोर्ट द्वारा लीगल स्टेटस मिल जाए कि यह व्यक्ति लोन नहीं चुका रहा है, यानी कि सामर्थ्य होते भी हुए भी अगर कोई व्यक्ति बैंक का लोन नहीं चुका रहा है तो उसे बैंक्रप्सी बोलते हैं और इसका स्टेटस कोर्ट द्वारा दिया जाता है। अब क्या है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का पता लगाने के लिए कि मतलब कौन इनमें जो है वाकई लोन चुकाने में असमर्थ है और कौन लोन चुकाने में समर्थ है और लोन को जानबूझ के नहीं चुका रहा है, इसके लिए ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना अक्टूबर 2016 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसकी जो सलाहकार समिति है जो अभी रीऑर्गेनाइज की गई है, इसमें कुल 12 मेंबर होते हैं और इनका ड्यूरेशन सिर्फ 6 महीने का होता है, यानी कि सलाहकार समिति का ड्यूरेशन हर 6 महीने बाद ये रीऑर्गेनाइज की जाती है। इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष TV मोहनदास पाई हैं और IBBI के जो अध्यक्ष हैं, सलाहकार समिति अलग है जो सलाह देती है बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड को, ये सलाह देती है। इसके अध्यक्ष कौन है, TV मोहनदास पाई। और अगर हम पूरे IBBI की बात करें तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर MS साहू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय द्वारा 3 वर्ष के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। PR जयशंकर को आगे आने वाले 3 वर्षों के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए PR जयशंकर को कंफ्यूज नहीं करना है S जयशंकर से। PR जयशंकर कौन है, PR जयशंकर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं, जबकि S जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में, ये भी चेंज हुए हैं, ये हैं गोविंद रजूलू चिंटाला, इन्होंने हर्ष कुमार भानवाल का स्थान लिया है। मैं फिर से पूरी बात को रिपीट करता हूँ। देखिए PR जयशंकर को नियुक्त किया गया है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में, इनको कंफ्यूज नहीं करना है S जयशंकर से। S जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। और नाबार्ड के भी अध्यक्ष बदले गए हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष हर्ष कुमार भानवाल थे और लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही हर्ष कुमार भानवाल के स्थान पर गोविंद रजूलू चिंटाला को नाबार्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2020 के शीर्ष 100 उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों में एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी कौन है। रोजर फेडरर फोर्ब्स 2020 में शीर्ष स्थान पर हैं। जो फोर्ब्स द्वारा जारी की गई लिस्ट है इसमें भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली एकमात्र खिलाड़ी हैं जो फोर्ब्स द्वारा जारी की गई 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों में हैं। ये क्या है, यानी पूरे साल के दौरान किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक पैसे कमाए, पूरे विश्व में उनकी एक लिस्ट जारी होती है। इस लिस्ट में पूरे विश्व में खेल जगत में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले खिलाड़ी का नाम है रोजर फेडरर। ये स्विट्जरलैंड के लिए टेनिस का खेल खेलते हैं। रोजर फेडरर फोर्ब्स द्वारा जारी इस लिस्ट में सबसे
शीर्ष स्थान पे यानी कि फर्स्ट रैंक पे। भारत के विराट कोहली एकमात्र खिलाड़ी हैं जो फोर्ब्स द्वारा जारी 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों में हैं। लेकिन ये भारत के लिए तो एकमात्र खिलाड़ी यानी भारत में ये पहले स्थान पे आएंगे फोर्ब्स द्वारा जारी लिस्ट में। लेकिन ये अगर हम ओवरऑल लिस्ट की बात करेंगे तो ये पूरे विश्व में 66वें स्थान पे हैं, 66th रैंक पे हैं। विराट कोहली पूरे विश्व में 66वें स्थान पे हैं उच्चतम भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में, जिसे फोर्ब्स ने जारी किया है। और इस लिस्ट में रोजर फेडरर पहले स्थान पे हैं। और लियोन मेस्सी 2019 में क्या थे, ये पहले स्थान पे थे, लेकिन अब ये तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। लियोन मेस्सी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। रोनाल्डो, इनका सभी लोगों ने नाम सुना होगा। रोनाल्डो जो है ये सेकेंड रैंक पे हैं इस लिस्ट में। ये पुर्तगाल के लिए फुटबॉल का खेल खेलते हैं, यानी कि पहली रैंक पे रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के लिए टेनिस खेलते हैं। दूसरी रैंक पे रोनाल्डो हैं जो कि पुर्तगाल के लिए क्या खेलते हैं, ये फुटबॉल का खेल खेलते हैं। और मेस्सी भी फुटबॉल खेलते हैं अर्जेंटीना के लिए। मेस्सी पिछले वर्ष पहले स्थान पे थे, लेकिन इस वर्ष ये तीसरे स्थान पे हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में नोआमी ओसाका हाईएस्ट पेड फीमेल हैं। नोआमी ओसाका टेनिस का खेल खेलती हैं। और अगर हम ये फीमेल में तो पहली रैंक है इनकी, लेकिन अगर हम ओवरऑल रैंक की बात करेंगी तो ये नोआमी ओसाका 29th रैंक पे हैं हाईएस्ट पेड खिलाड़ियों में वर्ष 2020 के लिए। फोर्ब्स का हेडक्वार्टर न्यू जर्सी यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी के अनुसंधान परियोजना ने चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है, चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की संख्या को 3 गुना करने में मदद की है। आईआईटी मद्रास ने चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिनों की संख्या को 3 गुना करने में मदद किया है। चिल्का झील कहाँ स्थित है, ये ओडिशा में स्थित है। और विक्रमशिला गैंगोटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे स्थित है, विक्रमशिला गैंगोटिक डॉल्फिन सेंचुरी ये स्थित है भागलपुर बिहार में। तो यहाँ पे देखिए कुल 3 क्वेश्चन हो गए। एक तो चिल्का लेक कहाँ पे है, चिल्का लेक उड़ीसा में स्थित है। ये क्वेश्चन भी पीसीएस लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है कि चिल्का लेक, ये मैचिंग में आ जाता है, किसी भी एग्जाम में मैचिंग में पूछ सकते हैं कि चिल्का लेक कहाँ पे स्थित है। चिल्का लेक उड़ीसा में स्थित है। चिल्का लेक में इरावदी डॉल्फिन की संख्या को 3 गुना करने के लिए किसने मदद की है, इरावदी डॉल्फिन की संख्या को 3 गुना करने में जो मदद की है ये है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने उड़ीसा के चिल्का लेक में 3 गुना डॉल्फिन करने में उड़ीसा गवर्नमेंट की मदद की है। और विक्रमशिला गैंगोटिक डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है भागलपुर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरणजीत कौर जिन पर डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया, किस खेल से जुड़ी हैं, ये जुड़ी हैं, ये रनर हैं, लंबी दूरी की धावक हैं। प्रतिबंध दवा का सेवन करने के आरोप में इन पर वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी ने कुल 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। तो किरणजीत कौर क्या है, ये लंबी दूरी की धावक हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहने वाले शाहनामा दुशंका का संबंध किस खेल से है। शाहनामा दुशंका का जो संबंध है ये क्रिकेट से है। शाहनामा दुशंका ये श्रीलंका के लिए क्रिकेट खेल खेलते हैं। अवैध ड्रग्स रखने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर क्रिकेट के सारे प्रारूपों से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शाहनामा दुशंका, बी करेक्ट होगा, शाहनामा दुशंका क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय के साथ माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का आयोजन कौन सा संगठन कर रहा है। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद माई लाइफ माई योगा का आयोजन आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर कर रहा है। इसमें क्या है, ये एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के दौरान की थी। भारतीय संस्कृति प्लस आयुष मंत्रालय का ये संयुक्त प्रतियोगिता होगी। इसमें ये सभी देशों के लिए खुली है। ये प्रतियोगिता में किसी भी देश का व्यक्ति हिस्सा ले सकता है। ये वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है। इसका आयोजन जो है 6वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। 6वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाएगा, ये 21 जून 2020 को इसका आयोजन होगा।
अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भारत के कहने पे यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया था और 21 जून 2014 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था और 21 जून 2020 को 6वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा। हमारे आयुष मंत्री कौन है? श्रीपद यसु नायक, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉर्थ गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के अनुसार भारत प्राकृतिक खेती और प्रचार से कितना कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जान लेते हैं कार्बन क्रेडिट क्या होता है। कार्बन क्रेडिट, इसको ऐसे समझिए कि पहले तो एक इसकी वो देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में प्रत्येक देश के लिए कार्बन उत्सर्जन की एक मैक्सिमम लिमिट डिसाइड की गई। यानी कि एक कन्वेंशन हुआ, सम्मेलन हुआ, जिसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इसमें जितने देशों ने भाग लिया, प्रत्येक देश के लिए एक लिमिट, मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर दी गई कि आप पूरे साल के दौरान इससे ज़्यादा कार्बन को इमिट नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं कर सकते। फैक्ट्रियों से कार्बन उत्सर्जन होता है, यानी कि अगर फैक्ट्रियों में काम होता है तो यहाँ जितना, कई देश का क्या पैमाना कि जितना ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। इन्हीं सब को देखते हुए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने एक लिमिट लगाई कि आप मैक्सिमम पूरे साल के दौरान इतना कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर आपने, जो आपके ऊपर लिमिट है उससे कम कार्बन को उत्सर्जित किया, यानी कि जैसे आपके ऊपर एक लिमिट लगाई गई, आपने उससे कम कार्बन उत्सर्जित किया, अब आपके जो बचे हुए कार्बन का उत्सर्जन है वो आप किसी अन्य देश को बेच सकते हो। समझ रहे होंगे आप कि जैसे आपके ऊपर अगर कार्बन उत्सर्जन का जितना लिमिट था उससे कम आपने इस्तेमाल किया, तो आप जो आपके पास बचा हुआ कार्बन का उत्सर्जन है उसे आप किसी अन्य देश को बेच सकते हो। तो हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, वो बोल रहे हैं ऐसी ये बात कि भारत प्राकृतिक खेती, यानी कि अगर ऑर्गेनिक खेती करे और उसका प्रचार करे तो कार्बन डेटिंग के थ्रू हम भारतीय 50 से 60 बिलियन कार्बन क्रेडिट हासिल कर सकते हैं। यानी कि 50 से 60 बिलियन रुपए को हम हासिल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन के उत्सर्जन को कम करके, और ऐसा करना हमारे लिए संभव है सिर्फ प्राकृतिक खेती से। सिक्किम पूरे विश्व का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट था और इसने यूनाइटेड नेशन फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड 2018 में जीता था, इसी अपने ऑर्गेनिक स्टेट होने के कारण। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग योजना आयोग की जगह मोदी सरकार ने इसका गठन किया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष, जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष वही होते थे जो कि देश के तत्कालिक प्रधानमंत्री होते थे, तो नीति आयोग का भी वही अध्यक्ष होगा जो कि देश का तत्कालिक प्रधानमंत्री होगा। तो प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इसके वाइस चेयरपर्सन कौन है? ये राजीव कुमार हैं। इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं। तो ऑप्शन इसका 50 से 60 बिलियन बी करेक्ट हो जाएगा कि भारत 50 से 60 बिलियन कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकता है सिर्फ प्राकृतिक खेती के इस्तेमाल से और इसके प्रचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई स्थित सेबी ने पीओए मापदंडों के लिए समय सीमा 1 अगस्त 2020 तक बढ़ा दी है। पीओए को अटॉर्नी के किस रूप में संक्षिप्त किया गया? देखिए, पीओए का फुल फॉर्म जानिए तो फिर ये क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा। पीओए का फुल फॉर्म है पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि जो आपके पास शक्ति प्रदान की गई है, आपको अपने पद से संबंधित जो शक्ति प्रदान की गई है उसे पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। है क्या कि कोविड-19 के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसकी वजह से सेबी के जो सारे मेंबर्स हैं उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी को 1 जून 2020 से बढ़ाकर 1 अगस्त 2020 कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि प्रत्येक वर्ष जून में सेबी अपने सारे मेंबर्स की पावर ऑफ अटॉर्नी को रिव्यू करता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके चलते सेबी क्या कर रहा है, अब जून के बजाय 1 अगस्त 2020 को अब अपने पावर ऑफ मेंबर की जो शक्तियां हैं उसको रिव्यू करेगा। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके जो चेयरमैन है ये अजय त्यागी हैं। इनका कार्यकाल, अजय त्यागी जो है इनका कार्यकाल भी 28 फरवरी को खत्म हो रहा था, परंतु इनके कार्यकाल को भी
अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। सेबी प्रतिभूत बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करता है, साथ ही साथ प्रतिभूत बाजार को उचित उपायों के माध्यम से विकसित करना और नियमित करना भी सेबी का कार्य है। प्रतिभूत बाजार को आप स्टॉक एक्सचेंज तथा शेयर मार्केट समझ सकते हैं कि मतलब प्रतिभूत बाजार को अगर समझना है तो स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट समझ सकते हैं, यानी कि जो सेबी का कार्य है ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है। शेयर मार्केट में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और शेयर मार्केट को किस तरीके से उचित उपायों के माध्यम से विकसित करना, यही कार्य सेबी का है। सेबी प्रत्येक वर्ष जून में अपने जो भी इसके मेंबर होते हैं उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी, उनकी शक्तियों को जो है रिव्यू करता है, लेकिन इस वर्ष ये जून की बजाय अपने मेंबर्स की पावर ऑफ अटॉर्नी को 1 अगस्त 2020 को रिव्यू करेगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस बैंक ने संपर्क रहित यात्रा कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ऐप के साथ भागीदारी की है? एस बैंक ने चलो ऐप के साथ भागीदारी की है संपर्क रहित यात्रा कार्ड लॉन्च करने के लिए। ये यात्रा कार्ड जो है एस बैंक और चलो मिलकर मैंगलोर और उडुपी, कर्नाटक में जो स्थित है मैंगलोर और उडुपी, उसके लिए लॉन्च किया है एस बैंक और चलो ऐप। एस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके फाउंडर राणा कपूर और अशोक कपूर हैं। एस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार हैं। एस बैंक में भारी अनियमितता के बीच डूबने के कगार पे था, लेकिन उस दौरान एसबीआई ने इसके शेयर को खरीदा और एस बैंक अभी एक स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। तो एस बैंक संपर्क रहित यात्रा कार्ड लॉन्च किया चलो ऐप के साथ मिलकर, और ये यात्रा कार्ड, संपर्क रहित यात्रा कार्ड कहाँ के लिए लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है मैंगलोर और उडुपी के लिए। मैंगलोर और उडुपी कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में जो अधिग्रहण किया है 24.19% का ये अधिग्रहण किया है एस बैंक ने। एचडीएफसी जो कि एक भारतीय बैंक है, इसमें भी शेयर को खरीदा है। चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उसने, चाइना के सेंट्रल बैंक का नाम पीपल बैंक ऑफ चाइना है। रिलायंस, यहाँ पे देखिए शेयर की बात हो रही है तो मैं 3 शेयर बात कर रहा हूँ क्योंकि ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, एक तो एस बैंक ने डिश टीवी के शेयर को खरीदा है 24.19% शेयर, और एचडीएफसी को शेयर को किसने खरीदा? इसे मुझे लगता है कि मैं 50 बार रिपीट कर चुका हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचडीएफसी भारतीय क्षेत्र का एक निजी बैंक है। इसमें शेयर को खरीदा है चाइना के सेंट्रल बैंक ने। चाइना का सेंट्रल बैंक मीन्स कि जैसे हमारे यहाँ का रिजर्व बैंक है जो कि सारे बैंकों को गवर्न करता है, वैसे ही चाइना का सेंट्रल बैंक है पीपल बैंक ऑफ चाइना। ये चाइना के सारे बैंकों को गवर्न करता है। तो पीपल बैंक ऑफ चाइना ने भारत के एचडीएफसी बैंक में शेयर खरीदा है। रिलायंस जियो का शेयर किसने किसने खरीदा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायंस जियो के 9.99% शेयर को खरीदा है फेसबुक ने। विस्टा जो कि जिसने रिलायंस जियो के 2.32% शेयर को खरीदा है। आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रिलायंस जियो के 1.16% शेयर को खरीदा है। जनरल अटलांटिक ने 1.34% शेयर खरीदा है रिलायंस जियो का। सिल्वर लेक ने टोटल, अगर सिल्वर लेक ने अभी 0.93% शेयर को खरीदा है रिलायंस जियो के, लेकिन इसने पहले से भी कुछ शेयर खरीद के रखा था। तो सिल्वर लेक का टोटल परसेंट रिलायंस जियो में कितना हो गया? ये है 1.15%। तो डिश टीवी के शेयर को खरीदा है यस बैंक ने। एक्स बैंक का और भी एक्सप्लेनेशन कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फाउंडर एमडी सीईओ इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको डिस्क्राइब कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नेस्कॉम द्वारा निर्मित कोविड-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? कोविड-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है कर्नाटका ने। और ये कोविड-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म नेस्कॉम द्वारा निर्मित है। नेस्कॉम क्या है? नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके चेयरमैन यूबी प्रवीण राव हैं। अब क्या है इसके अंतर्गत? कोविड-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत कर्नाटका राज्य में कोविड-19 से रिलेटेड सभी जानकारियों को प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे 24 घंटे में कर्नाटका में कुल कितने पेशेंट मिले, इन पेशेंटों की एज ग्रुप क्या है, कितने पेशेंटों की डेथ हुई और किस एज ग्रुप के पेशेंट की कितनी डेथ हुई,
कर्नाटका में टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 24 आवर में कितने हुए, कर्नाटका के हॉस्पिटल की टोटल कैपेसिटी कितनी है और कितने बेड वहाँ पे अवेलेबल हैं और कितने बेड फुल हो चुके हैं पेशेंट की वजह से, इन सारी जानकारियों को कोविड-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराया जाएगा। और इस कोविड-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म को बनाया है नेस्कॉम ने, किसके लिए, कर्नाटका के लिए। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं जो कि भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके सहयोग से भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खुला ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका नाम खेलो इंडिया ई पाठशाला है। खेलो इंडिया ई पाठशाला स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा शुरू किया गया है। यानी कि राष्ट्रीय खेल संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण, इन दोनों ने मिलकर खेलो इंडिया ई पाठशाला की शुरुआत की है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन होने के कारण खिलाड़ी अपने प्रैक्टिस को नहीं कर सक रहे थे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, राष्ट्रीय खेल संघ ने खेलो इंडिया ई पाठशाला की शुरुआत की है, जिसमें खिलाड़ियों को ऑनलाइन कोचिंग प्रदान की जाएगी। भारत में ये पहला राष्ट्रीय स्तर का खुला ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारत का पहला ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम शुरू किया है, खेलो इंडिया ई पाठशाला के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंटर बॉबी मोरो ओलंपिक पदक विजेता हैं जो कि हाल ही में खबरों में रही, ये किस देश से संबंधित है। स्प्रिंटर बॉबी मोरो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए धावक का खेल खेलती थी, यानी ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए रनिंग करती थी और इन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए ओलंपिक पदक भी जीता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्प्रिंटर बॉबी मोरो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए धावक का खेल खेलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में भारत के राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ कार्यक्रम की शुरुआत की। पोर्टल को राष्ट्रीय ई गांव, देखिए ई गांव की जगह क्या होगा, यहाँ पे ई गवर्नमेंट होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप EGOV गवर्नमेंट डिवीजन ऑफ मिटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा किस संगठन के साथ विकसित किया गया। नेस्कॉम और मिटी दोनों ने मिलकर भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ कार्यक्रम की शुरुआत की। नेस्कॉम क्या है, नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ये अभी आज ही बताया गया कि नेस्कॉम ने कर्नाटक के लिए कोविड-19 के सारे इन्फॉर्मेशन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है और नेस्कॉम ने ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल और एक कार्यक्रम लॉन्च किया जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ कार्यक्रम को लॉन्च किया हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होने के साथ ही साथ ये भारत के मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी हैं। जो पोर्टल लॉन्च किया गया वो है www.ai.gov.in। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पोर्टल है www.ai.gov.in और जो कार्यक्रम लॉन्च हुआ है वो है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ। यानी पोर्टल और कार्यक्रम दोनों को ही किसने लॉन्च किया, ये संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया नेस्कॉम और मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। और इसका उद्घाटन किसने किया, इसका उद्घाटन किया रविशंकर प्रसाद ने। इस पोर्टल के जरिए यानी कि www.ai.gov.in
मैं पोर्टल को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, www.ai.gov.in। इस पोर्टल के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो स्टार्टअप इंडिया के हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो फंड अलॉट किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनियां भारत में हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंडिया में हैं, इन सब की जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी इस पोर्टल के थ्रू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डॉक्यूमेंट की केस स्टडी, रिसर्च रिपोर्ट, सब कुछ इस पोर्टल पर शेयर किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो यूथ हैं उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ रुचि बढ़े। इसी उद्देश्य के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पोर्टल www.ai.gov.in को लॉन्च किया गया। साथ ही साथ एक कार्यक्रम भी चलाया गया, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहला कोर्स पिछले वर्ष ही लागू किया था आईआईटी हैदराबाद ने, और आईआईटी मद्रास ने अभी कुछ समय पहले ही फ्री ऑनलाइन कोर्स चलाया था यूथ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, आईआईटी हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के डेवलपर्स ने एप्पल और गूगल के एक्सपोजर नोटिफिकेशन एपीआई का उपयोग करते हुए दुनिया के पहले डिजिटल संपर्क ट्रेसिंग ऐप को विकसित किया है? दुनिया का पहला डिजिटल संपर्क ट्रेसिंग ऐप विकसित किया है स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड के डेवलपर्स ने इस डिजिटल संपर्क ट्रेसिंग ऐप को विकसित करने के लिए एप्पल और गूगल के एक्सपोजर नोटिफिकेशन एपीआई का उपयोग किया है। ये जो संपर्क ट्रेसिंग ऐप है डिजिटल, इससे कोविड-19 के स्प्रेड का पता लगाने में मदद मिलेगी, और स्विट्जरलैंड ने इसे विकसित किया है। ये एक लोकेशन बेस्ड ऐप है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।